Hello everyone, welcome to CUT Times and a very good morning to all of you. Today is 6th of September और ये है हमारा आज का इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली बात की थी कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। 2-3 दिन पहले हमने बात की थी। स्पेशल सेशन 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, तो एक इस बार जो है एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। अब स्पेशल है तो कुछ उसमें जो है स्पेशल होने जा रहा होगा, इम्पॉर्टेंट होने जा रहा होगा। तो अभी कल रात से ही देयर आर रूमर्स ऑल अराउंड एंड मे बी दे आर ट्रू दैट इंडिया विल बी रीनेम्ड टू भारत। और इसी पे आज हमारे दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं। इवन द इंटरनेशनल मीडिया इज कवरिंग इट कि इंडिया जो है, ये हमारे दो आर्टिकल्स हैं जो आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को जो है भारत रीनेम किया जाएगा। वैसे तो अभी भी भारत है, हिंदी में जब हम लिखते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पासपोर्ट पे भारत गणराज्य लिखा होता है, तो अभी भी है भारत। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दोनों नाम मेंशन है, बट अब जो है ऑफिशियल नाम जो है सिर्फ और सिर्फ भारत का हो जाएगा। अगर सपोज करो हम क्या बोलते हैं इंडियन क्रिकेट टीम, तो हो सकता है वो भारत की क्रिकेट टीम अब हमें ऑफिशियली बोलने पड़े। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि ये जो ऑफिशियल जो नाम है वो इंडिया से बदलकर भारत होने जा रहा है। उसके अपने रीजंस हैं और कहाँ से भारत नाम का ओरिजिन हुआ, कहाँ से ये आया, क्या हिस्टोरिक एवोल्यूशन है दोनों नामों का, वो आज बहुत सारे आर्टिकल्स में जो है डिबेट किया गया है। एंड सेकेंडली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको कैसे डिबेट किया था कि हम दोनों नाम रखें। भी हमें ये याद रखना है कि प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो दोनों नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 1, इंडिया दैट इज भारत, हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये देख रहे हो आप, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग चल रही है, तो इन्होंने कैसे डिसाइड किया था। सो इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहता है हमारा आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बोलता है इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, और वो यूनियन ऑफ कैसा है, इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि हमारे यहाँ से कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से, सपोज कोई बोलना चाहे कि वी वांट अ सेपरेट नेशन और वो सेपरेट हो जाए, कोई बिल पास करा कि ये नहीं हो सकता, तो इंडिया दैट इज भारत is a union of indestructible states, that means the state cannot separate themselves। बट ये देखो आपके यहाँ पे दोनों नाम मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत। हम कभी कभी कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करके लॉन्ग फॉर्म लिख देते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल ब्रिक्स का एग्जांपल ले लो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, हमने ऐसे लिखा पूरे फुल फॉर्म में, फिर लिख दिया हमने दैट इज ब्रिक्स, राइट। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे कि क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। तो पहले तो ये जो है पहली डिबेट जो है आर्टिकल नवंबर 17 को होनी थी, बट वो पोस्टपोन कर दी गई। फिर हुई वो लगभग एक साल बाद, सितंबर 17 1949 में, 1948 में होनी थी, फिर सीधे 49 में हुई, जहां डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उन्होंने हाउस को, जो वहां पर लेजिस्लेचर बैठा था, उसको जो है फाइनल वर्जन दिया था प्रोविजन का, जिसमें भारत और इंडिया, जैसे अभी है ना ये इंडिया दैट इज भारत, दोनों इंक्लूड किए गए थे। और बहुत से जो मेंबर्स थे वहां, उन लोगों ने वहां पे डिसएग्री किया दैट वी डोंट वांट दिस नेम इंडिया। अभी तो क्या, चलो हम बड़े पेट्रियोटिज्म से नाम लेते हैं, वी बिलोंग टू इंडिया, वी आर इंडियंस, लेकिन उस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट किया गया कि वी डोंट वांट दिस नेम, वी ओनली वांट this name, we only want Bharat, our country, to be known as Bharat to the world। सो उस वक्त सेठ गोविंद दास होते थे, वो जबलपुर से, ही वॉज देयर एंड ही प्रिफर्ड टू प्लेस भारत ओवर इंडिया। उन्होंने बोला कि हम भारत ही नाम रखेंगे। एंड देयर वाज अ पॉपुलर डिमांड कि इंडिया जो है ना, ये जो इंडिया नाम है, इट हैड दिस कॉलोनियल लेगेसी। ये जो है ना, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम या तो भारत या फिर जो मुगल एम्परर्स रूल कर रहे थे वो बोलते थे हिंदुस्तान। तो इंडिया जो नाम था ये ब्रिटिशर्स ने दिया, तो अब हम इसको क्यों रखें, जब ब्रिटिशर्स जा रहे हैं, चले गए हैं, तो हमें जो है अपनी कंट्री का जो नेम है भारत, भारतवर्ष, भारतम, हम कुछ ऐसा इसी नाम को प्रेफर करें रादर देन इंडिया, वरना ऐसा लगेगा कि हम कॉलोनियल लेगेसी से जो है बाहर ही नहीं आए। तो ये रीजन था
इस नाम इंडिया को अपोज करने के लिए। और इससे पहले क्या ये कभी किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है? फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री, क्योंकि ब्रिटिश की भाई ये जो वेस्ट हैं इनकी तो भाई बहुत सारी कॉलोनीज थी, इन्होंने तो बहुत सारे देशों पे रूल किया, ब्रिटिश ने हम पे किया। अब ऐसी ही एक आयरिश कॉलोनीज भी थी, हमने देखा था ना कि अफ्रीका में किस तरीके से क्राइसिस चल रहा है, स्पेशली उन कंट्रीज में जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, राइट। तो इसी तरीके से इन लोगों ने बहुत जगह जगह पे रूल किया है। अब इससे पहले क्या और कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने ऐसा काम किया? यस, वो था हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है, ये आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने से हमने बोरो क्या किया है, क्योंकि हमने बहुत सारे वर्ड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे कुछ ना कुछ बोरो किया है। नाउ वी टॉक अबाउट कि क्या ऐसा कहीं पहले हुआ है? यस, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एग्जाम्पल दिया गया है। एक हरि विष्णु कामत जी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ही, सो ही यूज्ड दिस एग्जाम्पल ऑफ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन टू आर्ग्यू कि इंडिया जो है ना एक ट्रांसलेशन था। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं यहाँ पे क्या फुल फॉर्म लिख दे, फिर हम दैट इज करके उसका शॉर्ट फॉर्म कुछ लिख दें, उसको चेंज करके लिख दें, उसका ट्रांसलेशन लिख दें, हम लिख दें कैट दैट इज बिल्ली, राइट। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो जो हरि विष्णु कामत है उन्होंने भी बोला कि ये ना सिर्फ ट्रांसलेशन है, इंडिया जो है भारत का जो है ट्रांसलेशन है, ब्रिटिशर्स ने उसे ट्रांसलेट करके, क्योंकि मे बी दे हैड दिस डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग भारत, और मे बी फॉर सम अदर रीजंस दे नेम्ड इट इंडिया, दे नेम्ड आवर कंट्री इंडिया। सो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में 1937 में जो पास किया गया था, उन्होंने ये देखा था कि आयरिश फ्री स्टेट ऐसी एक फ्यू कंट्रीज में थी मॉडर्न वर्ल्ड की, भाई अब तो जो है ब्रिटिशर्स जो कॉलोनीज था, कॉलोनीज कल्चर खत्म हो रहा था, सारे कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट हुए थे। तो 1937 के आसपास जब आयरिश फ्री हुआ था, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था, उन्होंने देखा था कि आयरिश फ्री स्टेट, जो हरि विष्णु कामत थे, इन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो आयरिश फ्री स्टेट था ये कुछ उन कंट्रीज में था मॉडर्न वर्ल्ड की जिन्होंने फ्रीडम मिलने पे अपना नाम ही बदल दिया। एंड आर्टिकल 4 उनके कॉन्स्टिट्यूशन का उस चेंज के बारे में बताता है। तो जो नाम उन्होंने क्या रखा, उन्होंने जैसे हमने रखा इंडिया दैट इज भारत, तो इसमें ये भी बोला गया कि हमने इंडिया को प्रेफरेंस दी है रादर देन भारत, हम बता रहे हैं, ठीक है। वहीं पे आयरिश लोगों ने क्या किया, उन्होंने रखा था नेम ऑफ द स्टेट इज आयर, EIRE वाला आयर उन्होंने रखा, और इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज नोन एज आयरलैंड। तो उन्होंने पहले जो अपना वर्ड था इसको प्रेफरेंस दी आयर, ठीक है, और उन्होंने इसी को बोला कि यही इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आयरलैंड के नाम से जाना जाएगा। हालांकि हम जो उस देश को है आयरलैंड के नाम से ही जानते हैं, पर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है आयरिश के फ्री स्टेट का वो यही रीड करता है। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी डिबेट होती रही, मतलब मोस्ट ऑफ दैम वर अगेंस्ट दिस। बहुत से लोगों ने, हरि विष्णु कामत, हर गोविंद पंत जी ने बोला कि जो नॉर्दर्न इंडिया के लोग थे उन्हें बस एक नाम चाहिए, तो भारत दे दो या भारतवर्ष, ठीक है। दे वर इन फेवर ऑफ दिस नेम दैट इज भारत। नाउ अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो पंत ने यही आर्ग्यू किया था, जो हर गोविंद पंत जी थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो नेम है दिस वाज गिवन टू आवर कंट्री बाय फॉरेनर्स, ये उनका ट्रांसलेशन था, अदरवाइज वी वर नोन एज भारत। और ये जो मुगल एम्परर्स आए थे इनके टाइम पर वी वर नोन एज हिंदुस्तान, वो बोलते थे ना हिंदुस्तान का बादशाह, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, तो उनके टाइम पर इस नाम से जाना जाता था। अदरवाइज जो हमारी एंशियंट कल्चर है उसमें हमें भारत या भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। तो हर गोविंद पंत जी ने भी बोला कि ये जो नेम है इंडिया, ये तो हमें जो है इन कॉलोनियल्स ने दिया है, तो उनकी लेगेसी हम क्यों क्यों मेंटेन रखें, ये तो हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। क्योंकि फॉरेनर्स ने हमारे बारे में सुना था, ये हम बार बार डिस्कस करते हैं, मैंने आपको कई बार ये बताया है कि 23% GDP थी हमारे पास जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। जब गए ना तो 23% GDP वर्ल्ड की, मतलब सोचो इतने सारे देश थे उसमें से 23%, हम कितना रिच नेशन थे कि 23% हिस्सा हमारे ही पास था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स गए तो केवल 3% वर्ल्ड का छोड़ के गए हमारे पास। तो यही बोला गया गोविंद पंत जी ने कि हम क्यों उनकी जो है लेगेसी मेंटेन करें। उन्होंने क्या किया हमारे साथ, उन्होंने हमारी कंट्री के बारे में सुना दैट वी वर सच अ रिच लैंड, वो आए, उन्होंने हमें कॉलोनियलाइज किया,
रूल किया, दैन फिर कम्युनल बेसिस पे डिवाइड किया, तो वाई शुड वी मेंटेन देयर लेगेसी। अब इसके बाद जो है कुछ एंशियंट इंडिया के रेफरेंसेस भी दिए गए। अभी दूसरा आर्टिकल जो है ना हमारा, उसमें भी इस रेफरेंस की बात है। अभी तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट की बात करें, डिबेट चल रही है तो भाई बहुत लोग अपने अपने जो है विचार प्रस्तुत करेंगे ही। तो जो हमारे ये थे सेठ गोविंद दास, उन्होंने बोला कि जो विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण है हमारी, वो भी मेंशन करती है भारत। और बाकियों ने बोला कि जो 7th सेंचुरी में हमारे यहाँ एक चाइनीज ट्रेवलर आए थे ह्यूएन सांग, तो उन्होंने भी जो है भारत को ही रेफर किया था कि किसी जिस कंट्री में गया हूँ, दैट कंट्री इज गोज बाय द नेम भारत, वो भारत के नाम से जानी जाती है। उसके बाद कुछ जो हैं इस भारत वर्ड को, हालांकि हिस्टोरियंस के बीच में ना हमेशा डिबेट रही है कि भाई भारत किसी क्योंकि अभी हम जब इसका एवोल्यूशन पढ़ेंगे ना तो बहुत अलग अलग टर्म्स था कि भारत किस तरीके से, इनिशियली जो है भारत कोई जोग्राफिकल एंटिटी नहीं थी। जोग्राफिकल एंटिटी मतलब जैसे कि हमारी ये कंट्री होगी, तो इनिशियली भारत जो है इस तरीके से मतलब किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं बोला गया था, बाकी जो वहाँ के लोग थे जो उधर रहते थे उसके लिए जो है वर्ड यूज किया गया था, कोई ट्राइब्स थी, इस तरीके से जो है ये वर्ड आया था। तो बहुत से हिस्टोरियंस ये भी आर्ग्यू करते हैं, और बहुत से हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि भारत जो है, जो भारत नाम कहाँ से आया, तो इट वाज आल्सो नोन एज द सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, हु वाज आल्सो नोन एज सर्वदमन या फिर ऑल कंट्री कॉन्करर। और उन्होंने जो है अपनी जो है पूरी सुजरेनिटी अपनी जो है क्लेम किया इस हमारी जो है एंशियंट लैंड उस पर, और उसके बाद जो है ये लैंड भारत के नाम से जानी जाने लगी। क्यों, क्योंकि ये इनके दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे, और उन्होंने क्या किया, पूरी लैंड को कॉन्कर किया, पूरी लैंड को कॉन्कर किया, तो फिर ठीक है उन्हीं के नाम पर जो है हमारी जो है इस देश का नाम रख दिया गया। ये है कुछ हिस्टोरियंस का कहना। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट। उन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में ही बोला गया कि एंशंट कल्चर में नाम क्या है, भारत है। लेकिन वहाँ पर हिस्टोरियंस, क्योंकि हिस्ट्री हमारी कैसे इवॉल्व होती है, वो भी हिस्टोरियंस के डिबेट के थ्रू इवॉल्व होती है, तो उन्होंने बोला कि भारत नाम इस तरीके से आया। अब डॉक्टर अंबेडकर ने जो है रिमाइंडेड द हाउस सेवरल टाइम कि ये जो सिविलाइजेशनल डिबेट है वो अननेसेसरी है। मतलब इसका आप क्यों कर रहे हो ये, क्योंकि हम जो है भारत किसी ने अपोज नहीं किया है, इंडिया वो लोग अपोज कर रहे थे, और भारत को भी कोई अपोज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब लोग बैठ के क्या कर रहे थे कि ये इंडिया हटा दो और क्या रखो, सिर्फ और सिर्फ भारत रखो, क्योंकि उनको शायद ये लग रहा था कि हम जो ये नाम है हमारा हिंदी में भारत, उसको इतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने यही क्लियर किया था कि नो वन इज अपोजिंग भारत, और हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दोनों नाम लेकर जा रहे हैं। आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत इज शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और स्टेट कैसे होंगे, इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट। ये आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है, इसी आर्टिकल का जो है एक तरीके से आप सेकंड पार्ट बोलो, A short history of the nation's names from ऋग्वेद to the constitution। किस तरीके से ऋग्वेद से हम बोलते हैं, एंशियंट रेफरेंसेस की जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी तो वही एंशियंट रेफरेंसेस हमें इसमें दिए गए हैं। और ये जो है यहाँ पे ये भी दिखाया गया कि भारत जो है हमारा, इस पिक्चर में आप देखो वैदिक और पुराणिक लिटरेचर में मेंशन किया, भी देखा ना था ना हमने, ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में जो है मेंशन किया गया है, वहां से ये नाम आया है, और हिस्टोरियंस के अपने अलग अलग आर्ग्यूमेंट है। तो ये आर्टिकल लगभग पूरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा मार्क किया है, तो उसको जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है हमें। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 की ही बात की गई है। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, ये ऊपर भी मेंशन किया गया था। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये तो लिखा गया हमारे इंग्लिश वर्जन के कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। इंग्लिश वर्जन में भी हमने लिखा है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन जो हमारा हिंदी वर्जन है, क्योंकि हमारा हिंदी वर्जन भी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भारत ही यूज करता है ना, फॉर इंडिया थ्रू आउट, पूरे टाइम जहाँ भी इंडिया की बात हुई है भारत वर्ड हैज बीन यूज्ड। भारत का संविधान हो, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम प्रियम्बल में मेंशन करते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बट उसको हिंदी में कैसे यूज किया गया है, हम भारत के लोग। और जब हमारा पासपोर्ट है उस पर क्या लिखा रहता है, ऊपर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, नीचे भारत का। अगर आर्टिकल 52 की भी हम बात करें, यहाँ पे तो खैर आर्टिकल 52 की बात हो रही है कि आर्टिकल 52 इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, और वहाँ पे क्या बोला गया है, भारत के राष्ट्रपति। और हम जब पासपोर्ट की भी बात करते हैं तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है,
ऊपर, और हिंदी में लिखा रहता है भारत गणराज्य। तो बेसिकली ये वर्ड जो है एक तरीके से एक ही तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हिंदी में हम भारत बोल देते हैं और इंग्लिश में हम जो है इंडिया बोल देते हैं। ये और शायद ये भी रीज़न था कि हम इंग्लिश में इंडिया क्यों बोलें, वो कॉलोनियल लेगेसी को हम ख़त्म क्यों ना कर दें, उस वक्त जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी। तो चलिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ था 2020 में, रिसेंटली मतलब 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ना एक पीआईएल फाइल किया गया था कि ये जो है ना इंडिया वर्ड ही हटा दो आर्टिकल 1 से और वी शुड रीनेम इट भारत, जो कि अब होने वाला है, अब होने जा रहा है शायद, जैसे कि रूमर्स बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत नाम जो है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था, सेम चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि भारत नाम जो है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, सो देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि हम हिंदी में जो भी वर्जन है हम उसमें भारत ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो नेशनल एंथम की अगर हम बात करें, सो विद वेरी रिस्पेक्ट एंड ऑनर वी सेज दैट भारत भाग्य विधाता, तो हम यहाँ भी भारत वर्ड का यूज करते हैं। तो इंडिया को एंशियंट लैंग्वेज में भारत, भारतम, ऑलमोस्ट जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें भारत या भारतम के नाम से ही जाने जाता है। और इंडियन पासपोर्ट भी हमारा भारत गणराज्य, अभी मैंने बताया ना, भारत गणराज्य के नाम से रेफर करता है। तो इस अगर हम बात करें रूट्स की कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ नेम भारत, तो भारत जो हमारा सबसे पहले आया ऋग्वेद में। ऋग्वेद की कंपाइलेशन टाइम है हमारी जो है 1500 से 1000 बीसी, जो था हमारा ऋग्वेदिक पीरियड था। ठीक है, दो वैदिक पीरियड था हमारे, ऋग्वेद लेटर वैदिक। तो 1500 से 1000 हमारा ऋग्वेद था, जिसको थोड़ा सा गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। यहाँ वुमेन के पास सारे राइट्स थे, सभा समितिज में वो जाती थी। वो लेटर वैदिक पीरियड से जो है उनकी जो है पोजीशन डिक्लाइन करना स्टार्ट की थी, बट ऋग्वेद वाज कंसिडर्ड अ गुड पीरियड फॉर वुमेन। चलिए वापस अभी भारत पर ही आ जाते हैं। इट इज तो ऋग्वेद में जो है कि भारत जो है ट्राइब को रेफर किया गया है ऑफ सुदास, जिन्होंने जो है बैटल ऑफ 10 किंग्स, तो एक बैटल ऑफ 10 किंग्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल, और वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए, कि बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था ऋग्वेद के टाइम पर। और वहां पे एक ट्राइब थी सुदास, और उन्होंने जो है एक एनिमी कोलिशन, एक कोलिशन पार्टी थी पूरी, उसको हराया था बैटल ऑफ 10 किंग्स में। तो जो ऋग्वेद है वो रेफर करती है भारत के पीपल को एज भारतम जनम एंड द सन्स ऑफ भारत एज भारत पुत्र। तो यहाँ पे जो एक ट्राइब थी जिन्होंने जो है ये कोलिशन को जो है हराया था, तो ऋग्वेद में वही मेंशन किया गया है। द ऋग्वेद रेफर्स टू जो भारत के लोग थे उसे भारतम जनम, और जो उनके बेटे थे भारत के उनको बोला गया है भारत पुत्र। सो जो इंडिया, द आइडिया ऑफ जो भारतवर्ष है एक ज्योग्राफिकल एंटिटी की तरह, ठीक है। यहाँ पर अभी तो सिर्फ ये इस तरीके से बताया जा रहा है, जैसे ऊपर भी शकुंतला और दुष्यंत के सन बताएगा कि उन्होंने किसी एरिया को कॉन्कर कर दिया तो वो एरिया का नाम उन पर रख दिया। तो यहाँ अभी जो एंशियंट रेफरेंसेस हैं वो उसी तरीके से ज्योग्राफिकल एंटिटी की तरह भी यहाँ बात नहीं हुई थी। जो आइडिया था ज्योग्राफिकल एंटिटी का, इट कैन बी ट्रेस बैक टू पुरानिक लिटरेचर से आया है, या फिर हमारी जो एपिक है महाभारत, जो कि कंपाइल की गई 3rd सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी के बीच में, वहां से। और जो हमारी विष्णु पुराण है जिसके अर्लीस्ट पोर्शन लगभग 400 बीसी में आए थे, वो भी बोलती है कि जो कंट्री जो नॉर्थ ऑफ ओशियन और साउथ ऑफ स्नोई माउंटेन्स, तो हमारे ऊपर की तरफ क्या है, हमारे हिमालयन माउंटेन्स है ना, तो हमारे जो ऊपर स्नोई माउंटेन्स हैं और जो नॉर्थ में रहती है ओशियन के, उसे उन्हें जो है उस कंट्री के लोगों को डिसेंडेंट्स ऑफ भारत जो है बोला गया है, माना गया है। ठीक है, उसके बाद एक इंस्क्रिप्शन है एंशियंट इंडिया का विच इज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन 2nd सेंचुरी बीसी का, वो भी बोलता है कि ये जो एक जैन किंग थे वो किसका है, वो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू खारावेला किंग। उन्होंने एक एक्सपीडिशन भेजा था एक कंट्री को हराने के लिए, दैट कंट्री या दैट एरिया वाज नोन एज भारतवर्ष। तो यहाँ पर जो है ना हमने ये देखा है कि अब देखो हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि हिस्टोरियंस भी कैलकुलेट करके ही उसे या पढ़ के ही कंक्लूड करेंगे, ठीक है, और उनके अपने अपने ओपिनियन होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि एज अ ज्योग्राफिकल एंटिटी बहुत बाद में मेंशन किया गया, पहले तो वो सिर्फ एक एरिया की किसी ने कॉन्कर कर दिया उसके नाम पर रख दिया, इस तरीके से जो है उसे बताया गया है। अब जनवरी 1927 पे, अभी एंशियंट से हम सीधे आ गए हैं मॉडर्न इंडिया पर। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने बोला कि फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने
वर्ड यूज किया, एक फ्रेज यूज किया, दैट फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया दैट हैज एंड्योर्ड फ्रॉम द रिमोट पास, जो कि बहुत ही रिमोट पास से आई है। यूनिटी ऑफ कॉमन फेथ एंड कल्चर, इंडिया वॉज भारत। तो यहाँ पर उन्होंने जो है भारत का रेफरेंस दिया था, द होली लैंड ऑफ हिंदूज बोला था उसे, एंड इट इज नॉट विदाउट सिग्निफिकेंस दैट द ग्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तो यहाँ पे जो है ना मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है। मॉडर्न इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू ने एक फ्रेज यूज कर लिया कि फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया है, जो कि बहुत आसपास से आई है, और उन्होंने बोला कि इंडिया इज अ यूनिटी ऑफ कॉमन फेथ, वी ऑल बिलीव इन कॉमन फेथ, ब्रदरहुड एंड कल्चर, एक ही तरीके का कल्चर है हमारा, और इंडिया वॉज भारत। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था इंडिया वॉज भारत, दैट वॉज अ होली लैंड ऑफ हिंदूज, और इसीलिए उनके मतलब इस प्लेस की ग्रेटनेस इतनी है कि हमारे जो हम चार धाम की बात करते हैं ना, हमारे जो 4 पिलग्रिमेज किस तरीके से चारों कोनों पर है, नीचे हमारा रामेश्वरम, इधर हमारा द्वारका, इधर हमारा पुरी, तो किस तरीके से जो है चारों कोनों पर जो है वो सिचुएटेड है, मतलब डिफाइनिंग आवर कंट्री एज अ वेरी ग्रेट कंट्री ऑफ कल्चर एंड यूनिटी। यहाँ पर उन्होंने भारत वर्ड का भी यूज किया था। इट वॉज इन 1927। तो एंशियंट से मॉडर्न तक इसके कुछ ट्रेजेस हैं। अब उनकी वो जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया विच इज रिटन बाय नेहरू, उसमें भी उन्होंने इंटरचेंजेबली इंडिया, भारत और हिंदुस्तान तीनों टर्म्स को रेफर किया है। हिंदुस्तान भी जो था हमारी कंट्री के लिए बहुत पॉपुलरली यूज किया जाता था। जो हमारा ओल्ड संस्कृत नेम है डिराइव फ्रॉम मिथिकल फाउंडर्स ऑफ दिस रेस। तो ये जो है ये जवाहरलाल नेहरू की जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वहाँ पर ही उन्होंने जो है ये सबको मेंशन किया है। नाउ रिसेंट टाइम्स की अगर बिल्कुल ही रिसेंट टाइम की बात करें तो देयर वाज दिस सोशल साइंटिस्ट हु गोज बाय द नेम कैथरीन क्लेमेंटीन ओझा। शी एक्सप्लेन्ड भारत इन द सेंस ऑफ रिलीजियस और सोशो कल्चरल एंटिटी के तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया है, रादर देन दिस पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल वन। उन्होंने सोशो कल्चरल रेफरेंसेस से जो है भारत को लिंक किया है। उनके अकॉर्डिंग भारत एक सुपरा रीजनल एंड सब कॉन्टिनेंटल टेरिटरी है जहां ब्रह्मैनिकल सिस्टम ऑफ सोसाइटी चलता है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने इसको जो है जोग्राफिकल एंटिटी की बजाय हमारी कंट्री को जो है एक सोशो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर उसे भारत जो है अपना जो आर्टिकल है उसमें इंडिया दैट इज भारत इसी नाम से उन्होंने आर्टिकल लिखा था, वैसे ही उसको डिफाइन किया था। अब ये तो हो गई भारत की बात। व्हाट अबाउट इंडिया एंड हिंदुस्तान। ठीक है, भारत का रूट्स हमने देखा, अब इंडिया और हिंदुस्तान की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान जो है दो वर्ड से बना है। फर्स्ट इज हिंदू एंड द पर्शियन कॉग्नेट फॉर्म ऑफ संस्कृत सिंधु। ठीक है, तो ये जो हमारा हिंदू नाम है वो आपको पता है कैसे आया था? क्योंकि जब पहले थे ना तो हम सिंधु, सिंध नदी, इंडस रिवर है, इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु बोलते हैं। तो सिंध नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बोला गया सिंधु, पर बाद में जो इनसे प्रोनाउंस नहीं हुआ सिंध को, एक्चुअली वो एरिया बोला गया हिंद, और हिंद के आसपास रहने वाले लोग हिंदू। इस तरीके से ये हिंदू टर्म जो है ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, और ये वर्ड जो है किसने कॉइन किया था? जब हिंदू जो वर्ड है इट वाज कॉइन्ड, इट केम इनटू करेंसी विद द एक्निमेनेट पर्शियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडस वैली व्हेन दे कॉन्कर्ड द इंडस वैली, और ये 6th सेंचुरी बीसी के आसपास हुआ था। ठीक है, और यही टाइम था जब बुद्धा वॉज इन गैंगेटिक बेसिन। तो इन्होंने जो एक्मेनिड्स थे इन्होंने ये टर्म यूज किया लोअर इंडस बेसिन के लिए, और उसके बाद से ये टर्म हिंदू, सिंधु बेसिकली सिंधु उनसे नहीं सही से प्रोनाउंस हुआ तो दे जस्ट कॉल्ड इट हिंदू। और उसके बाद से जो है हमारा ये एरिया बाद में 1st सेंचुरी जो क्रिश्चियन एरा की थी उसके बाद से इसमें स्थान भी लग गया, तो इट वाज आवर कंट्री वाज नोन एज हिंदुस्तान। जो ग्रीक्स थे उन्होंने हमारी कंट्री के बारे में, हिंद के बारे में, मैंने बोला ना उन्हें हिंद के नाम से बोला गया हमारी कंट्री को, उन्हें उसके बारे में पता चला फ्रॉम द एक्निमेनिड्स। इन्होंने जो था इस नेम को इंडस रखा, एंड बाय द टाइम जो मैकडोनियन किंग थे अलेक्जेंडर, उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया, तो ये रीजन जो था इट केम टू बी, जो हमारा रीजन था प्रॉपर, तो वो पूरा इंडस रिवर के नाम से सिंधु, सिंध और हिंद के नाम से जो है
जाना गया। दिल्ली सुल्तान्स की बात करें तो हिंदुस्तान जो है पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता था, बट लेट 18th सेंचुरी से जो ब्रिटिश मैप थे वो इंक्रीजिंगली हमारी जो कंट्री का भी प्रेजेंट नेम है इंडिया का यूज़ करने लगे। ठीक है, जो पार्ट ऑफ द अपील ऑफ टर्म इंडिया में हैव इट्स ग्रीको रोमन एसोसिएशन भी हो सकते हैं, इट्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूज इन यूरोप, क्योंकि यूरोप में उसी तरीके से यूज होता था, या फिर साइंटिफिक और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के दम पर भी इसे यूज किया जाता है। बट ये जो अडॉप्शन था इंडिया का, इट सजेस्ट हाउ कि जो कॉलोनियल नॉमेनक्लेचर था signaled changes in perspective and helped to usher in an understanding of the subcontinent as a single bounded and British political territory। एक रिसर्च पेपर आया था, उसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से हमारे जो अलग अलग नाम थे, हिंद, हिंदुस्तान, उससे पहले भारत, तो सबको वो करके ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक नाम यूज़ किया, जहाँ से पता चले कि एक सिंगल बाउंडेड ब्रिटिश पॉलिटिकल टेरिटरी है। तो ये थी हिस्ट्री की, किस तरीके से हमारे जो नाम था वो ओरिजिनेट किया था। ये थे सबसे इम्पोर्टेंट 2 आर्टिकल। अब एक आर्टिकल जल्दी से देख लेते हैं, कुछ दिन पहले हमने वापस डिस्कस हम इसको कर चुके थे। ब्लैक सी ग्रेन डील क्या है? ब्लैक सी ग्रेन डील मैंने आपको बताया था, यूएन एंड टर्की ने जो है ब्रोकर की थी कि रशिया जो है, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो रशिया जो है सिंस यूक्रेन एक्सपोर्ट वीट, और वो जो अफ्रीकन नेशन है बहुत से, वो यूक्रेनियन एक्सपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो है हंगर क्राइसिस हो जाए, फूड क्राइसिस हो जाए। तो इस वजह से जो है ये एक डील ब्रोकर की गई थी कि जो यूक्रेन के 3 पोर्ट हैं, ओडेसा, यूजनी एंड दिस शर्नमोस्क, तो यहाँ से जो है रशिया बिना किसी इतने सारे जो है आर्म्स, एम्यूनिशंस, गोला बारी हो रही थी, उस सब के बिना जो है ये वीट एक्सपोर्ट्स को जाने दे। बट रिसेंटली क्या कि ये हुई थी आपकी 2022 जुलाई 2022 में जो है ब्रोकर की गई थी, बट अभी रिसेंटली रशिया हैज़ विड्रॉन फ्रॉम इट, और इससे वापस से क्या है कि फूड इन्फ्लेशन सॉरी फूड प्राइसेस जो है आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये डील मैंने आपको बता दी किस लिए हुई थी, और रशिया ने क्यों मना किया। उन्होंने बोला कि तब तक नहीं मानेंगे वो वापस इस डील में आने के लिए जब तक जो वेस्ट ने अपने सैंक्शन लगाए गए हैं, उससे क्या है कि रशिया के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक्सपोर्ट पे पड़ेगा फर्क तो कंट्री की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा ही, तो इसे रशिया ने बोला जब तक वो वेस्ट अपने सैंक्शंस को सही से नहीं करता है तब तक रशिया वापस इस डील में नहीं आएगा। ठीक है, और ये 2022 में की गई थी। अफ्रीका और जो मिडिल ईस्ट है उसमें जो क्राइसिस थी, जो यूक्रेनियन इंपोर्ट्स थे पे डिपेंड करते हैं वो, तो क्राइसिस ना हो इसीलिए। अभी ब्लैक सी ग्रीन डील है क्या, एक बार ये देख लेते हैं। तो यूक्रेन जो है हमारा, इट इज़ अमंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स, जैसे मैंने आपको बताया व्हीट एंड कॉर्न का, और मेजर कंट्रीब्यूटर रहता है ये जो यूनाइटेड नेशन के जो यूएनएफएओ हैं, इनके जो है फूड एड प्रोग्राम्स होते हैं इनका। अब रशिया ने जब से कंट्री को इन्वेड किया और उसके जो पोर्ट्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया है, तो फूड प्राइजेस जो थे बढ़ गए हैं। ठीक है, फूड शॉर्टेजेस का जो है डर हो गया था पूरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि रशिया यूक्रेन जो है अच्छा खासा एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो यूएन और टर्की ने जुलाई 2022 में इन्हीं फियर्स को रोकने के लिए रशिया को ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव का पार्ट बनाया है, जिसमें बोला गया कि जो कार्गो शिप होंगे वो यूक्रेन के 3 पोर्ट जो कि ओडेसा, शर्नमोस्क और यूजनी होंगे, पहले उन्हें इंस्पेक्ट किया जाएगा कि भाई ये कोई आर्म्स वगैरह तो नहीं लेके जा रहे, सिर्फ जो है फूड क्रॉप्स ही ले जा रहे हैं ना, फूड ग्रेन्स, तो उन्हें फिर जाने दिया जाएगा ब्लैक सी में। ब्लैक सी ग्रेन डील के नाम से जानी जाती है। तो उसके बाद ये इनिशिएटिव लिया गया था टू स्टॉप दिस फूड क्राइसिस। नाउ रशिया ने क्यों एक्सटेंड करने से इसको मना कर दिया, बिकॉज उनके हिसाब से जो जो प्रॉमिस किए गए थे इस डील के टाइम पे कि जो वेस्ट के सैंक्शन की वजह से उनके जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू रशिया ऐसा नहीं हो रहा है, एंड दे आर फेसिंग ट्रबल एक्सपोर्टिंग इट्स ओन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस जो वेस्ट ने इम्पोज किए हैं। कोई डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है रशिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर, लेकिन हमने एक स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का नाम सुना था, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, वहाँ से रशिया का जो है ख़त्म कर दिया गया था। तो इस सब शिपिंग पेमेंट से, ये जो इंश्योरेंस है, जो शिपिंग है, जो ऐसे लॉजिस्टिक्स हैं, इससे जो उनके एक्सपोर्ट्स जो है हैम्पर हो रहे हैं। एंड रशिया इज ऑल्सो सेड दैट उन्होंने ग्रेन डील
इसलिए एग्री की थी कि जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बनी रहे, बट यूक्रेन का जो तब से जो एक्सपोर्ट हुए हैं वो हाई और मिडिल इनकम कंट्रीज, ये रशिया की बहुत वो बात है, और इस चीज़ में यूएन ने भी सच माना है कि हाँ ठीक है, बहुत से जो एक्सपोर्ट हैं वो उन्हीं कंट्रीज को हुए हैं। यूएन हैज पॉइंटेड आउट दैट वाइल दिस इज ट्रू, पर पुअर कंट्रीज की भी हेल्प हुई है, क्योंकि फूड प्राइसेस जो हैं कम हो गए हैं, क्योंकि सप्लाई जो है वो बनी रही है, सप्लाई जो है कम नहीं हुई है। फूड प्राइसेस और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, सप्लाई कम हो जाए और डिमांड आपकी उतनी ही रहे। अब तब से जब से डील खत्म हुई है तब से क्या हो रहा है, मॉस्को ने बार बार अटैक करा है यूक्रेन के जो बिगेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स हैं ना, अब तक तो वो नहीं कर रहे थे, पर तुरंत अपना अटैक स्टार्ट कर दिया है। एक रशियन ड्रोन स्ट्राइक जो डेन्यूबे रिवर पोर्ट था इजमाइल का उड़ीसा में, वहाँ पे भी जो है वेयर हाउस वगैरह को डैमेज कर दिया है। एंड रशिया, अब यहाँ पर रशिया क्या कर रहा है, रशिया खुद देख रहा है कि हम जो है एक्सपोर्ट कर सकें अफ्रीकन नेशंस को, ग्रेन एक्सपोर्ट कर सकें। एंड मॉस्को ने ऑलमोस्ट 6 अफ्रीकन कंट्रीज, अब यहाँ पे देखो वो 6 अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी हैं, बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड इरिट्रिया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफ्रीकन कंट्रीज, ये अफ्रीका से रिलेटेड है, और इनसे जो रशिया क्या करने जा रहा है, डील करने जा रहा है कि वो जो अपने फूड ग्रेन्स इनको एक्सपोर्ट कर सके और लॉजिस्टिक्स और डिलीवरीज यहाँ से मेंटेन कर सके। तो ये था आज के सारे आर्टिकल्स के बारे में, इतने ही आर्टिकल आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे, ऑलमोस्ट सारे ही आर्टिकल इस पेज के आज कवर हो गए हैं। एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट जस्ट इंक्रीजेज आवर मोटिवेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।